नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे आदि आबादी के उस हक की। जब भी कोई चुनाव होता है या कोई राजनीतिक दलों का आंदोलन का मुद्दा होता है तो उसमें नारी प्राथमिकता होती है। जैसे जब लगे तभी अखबार की सुर्खियां उठाई और आंदोलन उतारू हो जाइए। सभी पार्टियों का यही हाल है, लेकिन जब देने का है भरोसा नहीं होता है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि किसी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आईना दिखा रहा हूं सभी को, और आंकड़े वह सत्य बयां करते हैं जो सबके सामने पब्लिक डोमेन में। चुनाव किस राज्य में होता है तो वहां 8-10% महिलाओं को टिकट दिया जाता है, 90% पुरुषों का कब्जा होता है। कहा यह जाता है कि 33% आरक्षण देने की मंशा सभी राजनीतिक दलों की है। मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उस वक्त महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। उसकी मुहिम में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन जब बात टिकट की आती है तो पीछे क्यों रहते हैं? वहां एक मानसिकता दिखाई देती है कि राजनीतिक दलों की सोच क्या है। लेकिन कोई कहता है कि उससे होगा क्या? बहुत कुछ होगा। जब 33% महिलाएं हैं, तंत्र के उस पवित्र मंदिर जिसे हम सदन कहते हैं, उसमें उनकी उपस्थिति होगी तो वहां कुछ माहौल अलग होगा, चर्चाएं होंगी, बात उनके हक की होगी। और ये मुझे लगता है कि अगर 33% आरक्षण को लेकर के अगर बिल पास भी नहीं होता है तो राजनीतिक दल ये सोच डेवलप करें। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में तो कहती हैं कि आदि आबादी को लेकर के लड़की लड़ सकती हूँ, 40% टिकट दे देती हैं, लेकिन बात गुजरात की आती है तो 8% देती हैं। और जब हिमाचल की आती है तो ऐसा ही कुछ वहां नजारा होता है। तो ऐसे क्यों? कुछ ऐसे मुद्दे हैं। वक्त इस वजह से हमने चुना है कि 2 राज्यों में चुनाव, और आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में चुनाव होंगे। 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव तक 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये प्रमुख राज्य भी शामिल होंगे। तो चले वहीं से हम शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त रत्ना बहन बोरा जुड़ी हुई है कांग्रेस से। भाजपा से हमारे साथ में राजिका बहन जुड़ी हुई है, और समाज सेविका देविका शिवाजी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा रत्ना जी। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में तो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, लेकिन गुजरात में भी तो लड़ाई लड़ी है। वहां टिकट 8% महिलाओं को मिलता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब टिकट की बात होती है तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि भी ऐसी सक्षम और सशक्त महिलाएं चाहिए जो इलेक्शन को जीत सके, और मतलब जो उसके आगेवानी में एक इलेक्शन लड़ा जा सके। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अभी 14 महिलाओं को सीट दी है, और वो सभी की सभी महिलाएं बहुत ही सक्षम हैं और हर तरीके से वो सीट निकाले इस तरह से उनकी हिस्सेदारी है, और काफी मेहनत करी है उन महिलाओं ने, और उनका एक पुराना इतिहास है, अपने पार्टी के साथ जुड़ी है, और ऐसी महिलाओं को सीट दी गई है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के महिलाओं को टिकट दी है। रत्ना जी, मेरा संदेह कतई नहीं है कि आपने टिकट जिनको दिया है वो योग्य नहीं है। निश्चित रूप से योग्य होते हैं, उन्हीं को सब टिकट देते हैं। और बात योग्यता की कहीं कोई मायने नहीं रखती। अब राजनीतिक दलों की एक ही सोच है कि दागी हो या बागी, बस जिता होना चाहिए। तो जो महिलाएं हैं, ऐसी 14 ही महिलाएं क्यों? 30 या 35, 40 क्यों नहीं? देखिए ये बात सही है कि कुछ महिलाएं कम दी गई हैं। यदि थोड़ी और महिलाएं दी जाती तो शायद आप ये प्रश्न अभी हमसे नहीं करते, परंतु मैंने जैसे बताया कि महिलाओं को बात की मुझे खुशी होती इस बात की, और मैं सवाल जरूर करता, लेकिन सिनेरियो बदला होता। मैं कहता कि महिला सशक्तिकरण की ओर है देश, लेकिन अभी नहीं कह सकता। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए महिलाओं के लिए सारे जितने भी कार्यक्रम बनते हैं या योजनाएं बनती हैं, और हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हमने खास तौर पे महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण देने की बात की है। हमने अपने जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर केजी से पीजी तक जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको हमने मुफ्त में शिक्षा देने की बात की है, और हमने कई सारे ऐसे जो आयोजन किए हैं जिसमें हम महिलाओं को आगे रखकर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रत्ना जी वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ राजिका जी जुड़ी हुई हैं। राजिका जी, मेरा सवाल आपसे भी है।
बात महिला सशक्तिकरण की जाती है, महिलाओं के लिए हम जॉब्स में अपॉर्चुनिटी देंगे, सारी बातें ठीक है, लेकिन टिकट बीजेपी 15 ही देती है 182 में से। 17 टिकट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट करूं, और वो सबसे ज्यादा टिकट्स महिलाओं को हमारी पार्टी ने दी है। पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, 33% की बात, आरक्षण जो है वो 33% हमारी पार्टी ने दी है, और इस समय 50% तक पहुंच गई है पंचायत में। उसका मतलब महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें नहीं हो रही है, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। राधिका जी, विधानसभा में अगर 17 टिकट भी चले, आपने मुझे करेक्ट किया, क्योंकि ये आंकड़े आपके वहीं से मुझे मिले कि 15 महिलाओं को टिकट मिला है, 8 चले 17 भी हैं, तो आप संतुष्ट है? 17 महिलाओं को टिकट दे दिया 182। देखिए, जब भी आपको एक बहुत क्लैरिटी से एक बात कहूं कि देखिए, इलेक्शंस में विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अभी महिलाओं की मैं खुद महिला हूं, और इलेक्शन के लिए आप सिर्फ बंटवारा करो कि भाई महिला के नाम के टिकट बेचो, वो फिर हम लोग हारने की बात भी कहीं कहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितनी महिला अभी पॉलिटिक्स में जुड़ी है उनकी मात्रा कम है और चाहिए। अगर ये इसकी रेशियो आपको बढ़ानी है तो और लोगों को आना पड़ेगा, और महिलाओं को आना पड़ेगा, और ऐसी महिलाओं को आना पड़ेगा जो अपने भाई बेटे बाप वो नहीं कर रही है लेकिन खुद बैठ के काम कर रही हैं, और ऐसी महिला भारतीय जनता पार्टी में है और सक्षम है। हमारे यहाँ इनफैक्ट जब हम संगठन की भी बात करें तो वहां भी 33% आपको महिला नजर आएगी हर एक लेवल के ऊपर, चाहे आप प्रदेश के लेवल पर ले लो, चाहे आप जिला संगठन ले लो, चाहे आप बोर्ड के संगठन में ले लो, या आप तालुका के संगठन में ले लो, पर 33% में आपको इवन हमारे संगठन में ये औरतों की जो एक्टिविटी है वो नजर आएगी, जो एक बहुत अच्छी और सराहना की बात है, जो मैं करना चाहूंगी। चले, अगर आप लोग खुश हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्योंकि बात हम महिला के हक की कर रहे हैं, आदि आबादी के हक की कर रहे हैं कि जो चेहरे विधानसभा में जो नियम कायदे बनते हैं वो विधायिका जहां से रूल्स बनती हैं, वहां भी ये दिखाई देना चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की सोच अभी भी बाहर नहीं आ रही है, नजरिया बदलना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है राजनीतिक दलों को कि महिला इतनी ही जीत सकती है, पुरुष जीत सकते हैं? ये कोई कबड्डी का मैच है कि जिसमें महिलाएं सिर्फ 17 या 15 ही जीत सकती हैं, 14 ही जीत सकती हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी राधिका जी, आप इससे बात कर रहा हूं मैं। आप खुद संतुष्ट हैं कि चलिए 17 महिलाओं को टिकट दे दिया 180 में से, बहुत अच्छी बात है। 15 महिलाओं को कांग्रेस ने दे दिया, कांग्रेस में खुशी की लहर है कि 15 महिलाओं को टिकट दे दी। देखिए, मैं आपको फिर याद कराना चाहूंगी कि विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी जगह में ऐसा लगता है कि पुरुष का काम ज्यादा अच्छा है तो उसको देने का कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विनेबिलिटी इज मोर कंसिडरेबल देन पुरुष और महिला की बात है। जहां भी एक विनेबिलिटी फैक्टर दिखता है, जहां पर दिखता है कि एक पुरुष शायद उसकी समाज के हिसाब से या उसकी पकड़ के हिसाब से या उसके राजनीतिक काम के हिसाब से उनको टिकट का बंटवारा उस हिसाब से दिया जाता है। इसीलिए अगर महिला को फोरफ्रंट में आना है तो और महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुकी है। तो आई डोंट थिंक ये सिर्फ एक मैनिफेस्टो की बात है या सिर्फ एक क्लेम है, लेकिन ऑन ग्राउंड भी जब महिलाओं की बात आती है तो वो बहुत अच्छे से अमलीकरण होता है और ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ सवाल इस नाते है मैं कि जहां नियम कायदे बनते हैं विधायिका में, वो चेहरे वहां दिखाई देने चाहिए, लेकिन अगर जो महिला के हक की बात कर रहे हैं अगर वही संतुष्ट दिखाई देती हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है जो हो रहा है, और आप लोग खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं केवल पुरुष राजनीति के अंदर अपना हक ज्यादा रख सकते हैं, तो फिर इसका तो कोई इंतजाम हो नहीं सकता। खुद आप लोग मानते हैं, यही बात आप कह रही हैं और यही बात रत्ना जी कह रही हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि शायद हम पॉलिटिक्स में दोनों को ये बात पता है कि गलत तरीके से लड़ने का मतलब नहीं है ना भैया। अधिका जी, जब इस देश की प्रधानमंत्री महिला हो सकती है, 2 राष्ट्रपति इस देश ने महिलाओं को दिया है, कई राज्यों की मुख्यमंत्री आप से महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मुझे कोई बता सकता है कि प्रधानमंत्री हो या जिस राज्य के अंदर मैं जिस राज्य में बैठा हूं वहां पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 टर्म पूरे कर चुके हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं, कोई ये कह सकता है कि ये महिला मुख्यमंत्री उस पुरुष मुख्यमंत्री से कम काम कर पाई है? आज अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं वसुंधरा राजे ने नहीं किए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
जब महिलाओं को कुछ दिया जाता है तो अपनी जवाबदारी बखूबियां निभाती हैं और महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जहां तक कि राजनीति का सवाल है कि महिलाओं को राजनीति में लाना थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा मुश्किल होता भी है, क्योंकि वह सोचती हैं कि ये राजनीति हमारा विषय नहीं है। और इस तरह से जब कम महिलाएं आती हैं तो नेचुरली चॉइस कम हो जाती है। जैसे बताया कि ज्यादा महिलाएं होंगी तो चॉइस ज्यादा होगी और उसमें से हम अच्छे से अच्छी महिलाओं को टिकट दे सकेंगे। और देखिए, अब आप पुरुष हैं और हम लोग पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं। मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से, तो थोड़ा तो मैं कहूंगी कि जेंडर बायसनेस तो हो जाती है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज देखिए आप, जेंडर बायसनेस तो हर जगह देखी जा रही है, हर क्षेत्र में देखी जा रही है। फिर वो सिर्फ राजनीति का क्षेत्र नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, जेंडर बायसनेस होती है, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान देश में रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पार्टी ने कुछ गलत किया है या पार्टी ने कुछ कम टिकटें दी है। जैसे जितनी ज्यादा महिलाएं एक्टिव होंगी उनमें से ज्यादा पसंदगी मिलेगी और उस तरीके से धीरे धीरे पार्टियां अपने पक्ष में ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगी। ऐसा भविष्य में होगा, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं दी तो आगे नहीं दे सकती है। महिलाएं जैसे आगे आएंगी उनको टिकट दी जाएगी। और इसके साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, 2014 से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में और विधानसभा में 33% बिल पास करने के लिए कब से अटका हुआ है। तो अभी मैं तो ये कहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये एक बहुत अच्छा मुद्दा खड़ा हुआ है कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जो गुजरात के ही हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं तो विनती और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप 33% वाला बिल पास करवाइए। और अब तो आप जो चाहे वो बिल पास करके उसको मतलब क्लियर कर देते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा पे आप बिल पास करवाइए। आपको कौन रोक रहा है कि 33% का बिल आप पास नहीं करवाते? चलो आप पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, पार्टी अगर बाला की पार्टी में जेंडर बायसनेस है, परंतु प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो स्त्री और पुरुष सबके प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की जवाबदारी में तो उनको तो सभी तबकों को, सभी जेंडर को एक आंख से देखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आरक्षण का बिल पास करवाते? 33% का बिल पास करवाइए ना, तो ऑटोमेटिकली जखबार के भी पैसे देते पॉलिटिकल पार्टीज को महिलाओं को टिकट देनी पड़ेगी। अगर पार्टी बायस होती है तो होती है, परंतु 33% का जो बिल अभी तक रुका हुआ है वो बिल क्यों नहीं पास करवाते? आप दूसरों को भी बात करने का समय दीजिए। जो मुख्यमंत्री गुजरात में है वो भी महिला थी। एक मिनट, मुझे यहाँ पर क्लैरिटी करने की आप प्लीज समय दीजिए। मुख्यमंत्री जो थी वो महिला थी जिसका नाम आनंदीबेन था। आज जो हमारी प्रेसिडेंट है आप जानते हैं वो एक पछाड़ वर्ग की है। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने तो बोला था इनको रखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा दम पछाड़ा किया था, लेकिन तो भी इनको रखा गया। और एक महिला हमारी इस देश की प्रेसिडेंट है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो भी पहली बार महिला है। तो महिलाओं को काफी जगह दी रखी है। हमारे गुजरात में जो स्पीकर थी नीमा बहन वो भी महिलाएं थी। तो गुजरात में भी और केंद्र में भी काफी उनको महिलाओं को दी गई है जगह, और पहली बार दी गई है, जो बहुत सराहनीय और अच्छी बात है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कर रही थी, मतलब क्या माना जाए इसे कि अगर कोई पार्टी किसी महिला को किसी भी पद पे चुनाव लड़ाती है तो दूसरी पार्टी उसका विरोध नहीं करे, मैदान में नहीं खड़ा करे उसको? नहीं, क्यों नहीं? आपका प्रश्न फिर से कीजिए प्लीज। मेरा सवाल राजिका जी से है। राजिका जी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी चयन किया गया तो कांग्रेस ने उनका विरोध किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं राजिका जी से कि अगर एक पार्टी किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो दूसरी पार्टी, महिला खासकर बड़े पद पर, तो क्या विड्रॉ कर लेना चाहिए? विड्रॉ तो नहीं करना, ये सभी पार्टियों को सोचना होगा या केवल इस हिसाब से हुआका तो नहीं पैदा करना चाहिए ना। आप एक पछाड़ वर्ग के महिला को आगे कर रहे हो तो ठीक है, आप बोलो तो सही, अच्छी बात है, नहीं लेकिन राजनीति वहां भी खेलनी है। और आप एक दूसरा कैंडिडेट तैयार करते हो, चलो राजनीति समझती हूँ, आप भी एक महिला तो क्रिएट कर सकते थे, रख सकते थे ना एक महिला को भी, क्यों पुरुष को ही रखा? क्यों?
आंसर कीजिए। देखिए जी चलिए जी। रत्ना जी, अभी आपने सुना राधिका जी ने एक सवाल खड़ा किया है। देखिए, राधिका जी ने जो सवाल खड़ा किया है उसके जवाब में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट है, जो द्रौपदी मुर्मू जी जो जो हमारे हाईनेस है, उनकी हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं। परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको किस तरह से प्रोजेक्ट किया। आपने देखा जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया, डिक्लेयर हुआ, पूरे भारत देश के अखबारों ने उनको झाड़ू लगाते हुए दिखाया है। आपको शायद याद होगा, पूरे देश के अखबारों में उनको झाड़ू लगाता, और झाड़ू कहाँ? वो मंदिर में लगा रही है। मतलब क्या एक आदिवासी महिला में उनको एक ऐसी ही महिला दिखाई दी कि जो मंदिर में झाड़ू लगा रही है। इसका मतलब क्या कि राष्ट्रपति की गरिमा के लिए क्या उनको एक ऐसी ही महिला मिली कि जो मंदिर में झाड़ू लगाती है? तो उन्होंने क्या प्रतीक दिखाया कि एक आदिवासी महिला झाड़ू लगा रही है? क्या उनको किसी और तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता था? वो टीचर थी, आप मेरी बात सुनिए, वो टीचर थी तो उनको टीचर के रूप में उनको बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया जा सकता था, परंतु उनका वो फोटो हाईलाइट किया जिसके अंदर वो झाड़ू लगा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने पूरे के पूरे आदिवासी तबकों को उन्होंने अपमान किया है कि आदिवासी झाड़ू लगाने के होती है। ये बहुत गलत तरीके से मीडिया ने किया, और इस तरीके से हमने कहा कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध नहीं था। आप उन सब लोगों को खराब झाड़ू लगाते हैं क्या? इसका मतलब ये है? नहीं, आप बताना चाहते हैं, आप झाड़ू लगाइए ना, आप झाड़ू लगाइए सड़कों पे आके, तो पता चलेगा कि झाड़ू लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, झाड़ू लगाना, क्यों अपर कास्ट के लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं? बिल्कुल गलत बात है। आप लोग झाड़ू उठाइए ना। अरे मैडम, आप झाड़ू उठाइए, आप झाड़ू उठा के सड़कों पे निकलिए, तब पता चलेगा कि झाड़ू लगाना अच्छी बात है या झाड़ू लगाना बुरी बात है। झाड़ू लगाना, आप निकल के आइए, पहले आप निकलिए बाहर, आप बाहर निकलिए और फिर झाड़ू लगाइए, तब पता चलेगा कि झाड़ू लगाना कितना अच्छा बात है। मैडम, बिल्कुल गलत। ऐसे मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नहीं आप लगा दीजिए तो झाड़ू लगाइए, बताइए आपको कितनी तनख्वाह चाहिए महीने? अरे आप लगा दीजिए ना झाड़ू, झाड़ू लगवाइए, गलत बात है। कामदार के पूरे प्रजा को हाँ, तो सफाई कामदार ही क्यों झाड़ू लगाएगा? क्यों सफाई कामदार? क्योंकि वो वाल्मीकि समाज का, इसीलिए क्योंकि उसको झाड़ू लगाना खराब बात नहीं है, गलत बात है। आप लगाइए, आपका भ्रम है और आप अपने भ्रम के साथ जिए। हमारे संस्कार में झाड़ू लगाना खराब नहीं है। आपके लोग अनुवादी होगा, आप चाहते हैं कि झाड़ू लगाना हम स्वच्छता मानते हैं, वो दिखाई दे, झाड़ू लगाना हम स्वच्छता मानते हैं। अगर आप झाड़ू लगाए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग झाड़ू लगाना खराब नहीं मानते हैं। आप लगाइए ना, सड़कों पे लगाइए, आइए सड़कों पे लगाइए झाड़ू, और उसके लिए आप पगार दीजिए, आप उसके लिए पगार दीजिए। आप अनुवादी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, आप लोग अनुवादी व्यवस्था को मजबूत करते हैं जो वाल्मीकि समाज का है। आपका मुद्दे झाड़ू लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जो झाड़ू लगाते हैं वो खराब हुए, महिला जो झाड़ू लगाती है घर में वो खराब हुई। आप बोलना क्या चाहते हो? मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मनुवादी व्यवस्था वाली पार्टी है, और मनुवादी व्यवस्था को साथ में लेकर चलती है। पार्टी में झाड़ू लगाना खराब नहीं है। हाँ तो लगाइए ना, क्यों सिर्फ वाल्मीकि समाज के हाथों पे आपने झाड़ू दे दिया है? कोई किसी ने झाड़ू दिया नहीं, वो खुद लगा रहे, और हमारे यहाँ झाड़ू नहीं, आप लोगों ने दिया। मनुवादी व्यवस्था ने उनको, इस मनुवादी व्यवस्था ने झाड़ू दिया है, तो आप लोगों ने उनको झाड़ू पकड़ा दिया है। आप लोगों ने उनको अलग तबके से जोड़ के रखा हुआ है। झाड़ू लगाना खराब है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल खराब नहीं है। तो लाइए, आप झाड़ू लगाइए, सड़कें साफ कीजिए, बाहर निकलिए। क्यों सिर्फ एक वाल्मीकि समाज के लोग ही झाड़ू लगाते हैं? लगाना बिल्कुल खराब नहीं है। आप क्यों इस पर बात कर रहे हैं? आपने आप भी बात को बदंगल बना रही है। आपने मुद्दे से अलग उठ के, आपने मुद्दा क्या था? मुद्दा महिलाओं को टिकट देने का मुद्दा था। आपने मुद्दा महिलाओं को टिकट देने का था। आपने उस मुद्दे को जानबूझ के डाइवर्ट किया।
आपने मुद्दे को डाइवर्ट किया और आपने द्रौपदी मुर्मू जी के सामने ये मुद्दा लेके आई है। आपने मुद्दा डाइवर्ट किया। झाड़ू तो कहाँ यूज करती होगी, इसलिए झाड़ू का अरे संस्कार आपके पास डाइवर्ट किया है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा है। आपको झाड़ू की क्लैरिटी है, आपने झाड़ू मुद्दे को डाइवर्ट किया, आपने मुद्दे को डाइवर्ट किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है आज। आपने मुद्दे को डाइवर्ट किया। एक आदिवासी महिला को आपने एक आदिवासी महिला पकड़ते सारे ये तय कर दिया या वोट को सोचा। एक आदिवासी महिला को एक आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बना दिया और उस राष्ट्र बनाने के बाद आपकी चर्चा के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि वो आपका संस्कार है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के बाद शिक्षा कैसे बहुत बड़ा काम कर दिया आप लोगों ने, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। एक महिला को राष्ट्रपति बनाना बिल्कुल बड़ा काम किया है। अधिकार से तो बोलिए लौटे कोई मदद नहीं कर सकता। टॉपिक पे लौटे, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा दोनों को। टॉपिक पे अपन लौटे। मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, राधिका जी और रत्ना जी दोनों सुनी। बीजेपी की नहीं रही, कांग्रेस की भी रही है। मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ आपको। 13 विधानसभा आपकी हुई अब तक, जिसमें से 2309 विधायक कुल चुनकर गए, जिसमें से देखिए कितनी रोचक बात है, 111 महिला विधायक पहुंची, 111। ये स्थिति है। एक मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन की बात करें, महज 3% विधायक। कोई भी ऐसी असेंबली नहीं है कि जिसमें हम ये कह सके हैं कि महिलाओं का एक जो आंकड़ा है बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, कि हाँ बहुत अच्छी पोजीशन में। वो बात अलग है कि बिल्कुल आप लोग पार्टी राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई हैं और आपको आपकी पार्टी की वकालत करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, आपको इसी नाते बैठाया गया, हमने गेस्ट इसी नाते बुलाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या वास्तव में राजनीतिक दलों में जो जिम्मेदार महिला वर्कर्स हैं, आप दोनों एक्टिव होंगी तभी तो आपको पैनलिस्ट बना करके हमारे साथ में जोड़ा है। ऐसे किसी को नहीं। तो मेरा सिर्फ सवाल यह है कि क्या वास्तव में पार्टी स्तर पे, मैं बगावत की बात नहीं कह रहा कि आप लोग बगावत पे उतर जाइए, को आंदोलन कर दीजिए, लेकिन कभी इंटरनली जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जाती है राजनीतिक दलों में, क्या वहां चर्चा उठाते हैं आप लोग कि हाँ बिल्कुल इस आंकड़े को आगे तो बढ़ाइए, क्या 8% रखना चाहते हैं? मैं वो कह रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिताऊ कैंडिडेट हो उसी को दीजिए, क्योंकि जब सरकार बनती है तो संख्या बल सबसे बड़ा आधार होता है, होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में जो टिकार्थी होती हैं महिलाएं, पुरुष भी होते हैं, ये क्या कैटेगरी है कि महिलाएं केवल बस 8% मिलेंगी, वो 15-20 नहीं हो सकती? तो यहाँ मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ये बात उठानी चाहिए कि ये आंकड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, कहीं तो सोच बदलनी होगी। हम हमारी पार्टी में इस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा पार्टी में नहीं उठाया जाता, या हम इस मुद्दे को उठाते ही हैं हमारी पार्टी में। पर मैं समझती हूँ कि अब जो अगर राजनीति में अभी देखिए ग्राम पंचायत में और लोकल बॉडीज में अब 50% पंचायती राज आया, उसके बाद से 50% महिलाओं को अभी हमने आरक्षण दिया, तो नेचुरली अपने आप में 50% महिलाएं चुन के आ रही हैं। तो मेरा सीधा एक ही बात कहनी थी कि चलो पार्टी ने जो किया या किया वो बात अलग है, पर मेरा ये कहना है क्लियर कट कि आप अब यहाँ पर पार्लियामेंट में इसको अमेंड कीजिए ना, पार्लियामेंट में लाइए ना। पार्लियामेंट में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? दे देना चाहिए, अब तो फुल मेजॉरिटी है। जी रत्ना जी, मैं रोक रहा हूँ 1 मिनट। हमारे साथ देविका सिवाज जी भी पहले से जुड़ी हुई हैं, वो सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिकल मामलों को देखती हैं। देविका जुड़ने के लिए थोड़ा सा विलंब हो गया उनको। मैं बात इलेक्शन को लेकर के कर रहा हूँ देविका जी, हिमाचल और गुजरात। बात गुजरात की करिए, 8% महिलाओं को टिकट दिया है दोनों राजनीतिक दलों ने। अगर बात की जाए तो चलिए 8.5 मान लीजिए बीजेपी का, क्योंकि वह 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने 14 को दिया है। तो क्या माने इस तस्वीर को? हमारे साथ में दोनों राजनीतिक दलों से उनकी वर्कर बैठी हुई है, स्पोक्स पर्सन बैठी हुई है। उनका कहना है कि जिताऊ कैंडिडेट देखा जाता है राजनीति में, तो महिला जिताऊ क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही अहम मुद्दे पे, जो कि समय की मांग थी,
और बहुत जरूरी था महिला उत्थान के लिए इन विषयों पे बोलना। तो कैंडिडेट देखा जाने की बात तो शायद बहुत छोटी बात हुई। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला हर एंगल से सशक्त होनी चाहिए। उसमें ताकत है, उसमें ऊर्जा है, वो शिक्षित है, वो आगे आके बहुत कुछ कर सकती है, शायद पुरुषों से ज्यादा कर सकती है। तो इसमें देखने और ना देखने की बात तो शायद सही नहीं लगी मुझे। देखना क्या होता है कि हर जहाँ पे पूरे देश में एक महिला ने राज किया, तो अब देखने की बात कहाँ आ गई। वादे जब इतने बड़े करते हैं तो उस टाइम भी बोल दिया करो देखने की बात है कि उस लेवल पे फिट बैठती है कि नहीं। वादे तो करते हैं 30% या 40 या 50, और फिर बात जब आती है धरातल पे तो फिर वही लॉलीपॉप हम आ जाता है, केवल नाम मात्र। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कैंडिडेट देखने की बात है तो महिला कहाँ कम है आज, लेकिन राजनीति में उसको कम आंका गया है, राजनीति में उनको स्थान कम दिया गया है, उनका महत्व कम माना गया है। और बाई चांस कहीं पे आ जाए तो चाहे ये चुनाव इनके लगा लो पंच, तो उनमें भी ऐसा ही चलता है कि एक ड्रॉ निकलता है, आरक्षण की बात होती है, नाम महिला से इलेक्शन लड़ा जाता है और पुरुष प्रधानता वहां पे दिखाई जाती है। तो शायद ऊपर पार्टियों में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ज्यादा पार्टियों से वाकिफ नहीं है हम समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, राजनीति के लिए नहीं। राजनीति में जो महिलाएं हैं उन्होंने जरूर आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल ये दावेदारी नहीं करने चाहिए। किसी भी पार्टी में हो काम कर रही हो उनको वो वाकिफ है। वैसे पीछे से आपके चैनल पे एक महिला आई थी और उसने अपना दुखड़ा बताया था कि महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता। वो सभी पार्टियों के लिए कह रही थी और अपनी पार्टियों के लिए भी कह रही थी, और ये सच है। तो आप महिला होके ये बात ना कहें कि योग्यता देखी जाती है। योग्य है महिला, अगर तलाश करेंगे तो महिला योग्य है। राजिका जी 30 सेकंड आपके पास में आना चाहूंगा। क्या पार्टी स्तर पे कभी ये बात सही है कि आपको संख्या बल का ध्यान रखना होगा, लेकिन पार्टी स्तर पे कभी ये बात की जाती है? तकलीफ की बात नहीं, मुझे लग रहा है अंदर बेशक आप लोग को कुछ अलग सोच रखते होंगे, या क्योंकि पार्टी की वकालत करनी है आपको तो आप उसे किसी भी कीमत पर आप नीचे नहीं देखने देंगे। लेकिन कभी पार्टी स्तर पे जब बात की जाती है, सुना जाता है, तो हम वास्तव में कहना चाहिए कि ये संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बात बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि संगठन में भी हमारी ताकत खूब है, सरकार में भी हमारी ताकत खूब है। जैसे मैं खुद सरकार में भी बैठती हूँ, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्टिंग पर हूँ जो गुजरात सरकार की है, विच इज इक्वल टू जॉइंट सेक्रेटरी टू गुजरात गवर्नमेंट। यहाँ पर मेरे साथ जो मेरे ऑफिस में मोर देन 33% वुमेन है, और जब हमने अभी रिक्रूटमेंट भी की है तो महिलाओं को ज्यादा हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पर चॉइस दी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब महिलाओं की बात करती है तो देखिए, इट्स नॉट एट द एंड ऑफ द डे आप कितने एमएलए रख रहे हो कि कितने आप पार्लियामेंट में भेजो, हाँ जरूर द डिसीजन मेकिंग जरूर इफेक्ट होता है, लेकिन अगर वो सही तरह से नीचे तक, पैनल तक, नीचे तक अगर आता हो तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो इशू। मेरे को तो कोई इशू नहीं लग रहा है। एंड आई थिंक महिलाओं को जहां जहां जगह वो केपेबल महिला हो वो बहुत जरूरी है, और अगर वो केपेबल महिला को राइट जगह पर राइट समय पर यूज किया जाता है, वो राजनीतिक दलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सुर्खी रहती है। और उनको समझना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सी महिला कैसे यूज की जाए, कौन सी महिला कैसे आगे बढ़ सकती है, कौन सी महिला कैसे समाज को बेनिफिट दे सकती है। तो ये पूरी जो है ऑलरेडी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे जो ट्रिपल तलाक है वो महिला के लिए की है। गुजरात में अगर महिला के नाम पर प्रॉपर्टी होती है तो आपको जो आपका स्टैंप ड्यूटी है वो कम हो जाता है। तो ये महिला सशक्तिकरण नहीं है तो और क्या है। समय का अभाव है, मैं किसी दिन जरूर जोड़ूंगा आप लोगों, क्योंकि अभी तो चुनाव आज को अभी है और बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। काउंटिंग चल रही है। मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, बस 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव वाले दिन बिल्किस बानो के बलात्कारी और उनके परिवार के हत्यारों को छोड़ दिया, तो ये क्या बताना चाह रही हैं कि ये महिलाओं का सम्मान करती है? क्या बिल्किस बानो से हमारी आपकी किसी की बहन बेटी होती तो क्या तब भी उनके साथ इसी तरह से बर्ताव किया जाता? 11 आरोपियों को छोड़ दिया और उसके बाद उसको चूल्हा चढ़ाए गए। और इतना ही नहीं,
अगर आप बलात्कार के बारे में बात करते